हेलो हेलो आशीष। और जब तक आशीष लाइव होता है तब तक अगर साहिल तुम्हें कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ भी। हेलो। यस यस आशीष। आवाज आ रही है रजत मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, यू आर ऑडिबल। मेरे पास डबल आ रही है। अच्छा तुम्हारे पास डबल आ रही है, ओके। तो इट मे बी, आई थिंक सबका माइक ऑफ है, डोंट नो डबल क्यों आ रही है। लेट मी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन आशीष। हाँ, अब सही आ रही अब है। ठीक, अब ठीक है, ओके। एक्चुअली मल्टीपल अकाउंट लॉगिन था इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा था। अब ठीक है, हम्म, ओके। हाँ ठीक है। हाँ शिवम, वॉइस ठीक है आशीष की? क्लियर आ रही है वॉइस एकदम। ओके। तो हेलो फैमिली, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हमारे साथ हैं एज एन गेस्ट आशीष अग्रवाल, जो कि आज के टॉपिक मनी मैनेजमेंट के जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताने वाले हैं। एंड हमारे साथ कुछ लिमिटेड लोग हैं, लेकिन ये वाला जो सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो जिससे कि जो इसको ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उनको भी ये सेशन रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, जिससे कि वो आगे अपना ये सेशन देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं सेशन से, बिकॉज इट्स वेरी वैल्यूएबल। और आई थिंक कि ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना तो चाहता है, लेकिन पैसा कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं चूक कर जाता है। तो वो सब चीज़ें, उसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज हमें आशीष शेयर करने वाले हैं। लास्ट सेशन भी आशीष ने लिया था, तो जिसमें बहुत सारी उन्होंने इससे रिलेटेड ही चीज़ें बताई थी, और अभी भी हमें वही बताएंगे। एंड तो ओवर टू यू आशीष। थैंक यू रजत। हेलो, आई एम आशीष अग्रवाल, a PGD teacher in St. Andrews, and I run a coaching commerce club. Am I audible to everyone? Yes आशीष, you are audible. Okay. Now I take a session on personal finance management. मैंने इससे पहले भी एक सेशन लिया था जिसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, बैटरी रिलेटेड इश्यूज थे, जिसमें पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। वैसे ये जो सेशन होता है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का, ये 5 से 6 सेशंस का एक पूरा बंच होता है, ठीक है। तो उसमें से ही मैं आज एक पूरा कंप्लीट सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे बेसिक टू एक्सपर्टीज की तरफ निकलेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अगर आज के टाइम में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो ये आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, दोनों ही थोड़ा सा इससे हिचकते हैं या डर महसूस करते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये है मेन कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनको फील होती है कि ये जो फाइनेंस मैनेजमेंट का जो पूरा फील्ड है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल होता है। अगर आप इसको सिंपल बनाए रखेंगे तो ये सिंपल होगा, और आप इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं जो अभी यंग एज में हैं, जो लोग अभी कमाना शुरू करा है, जो अपनी 20s और 30s की एज में हैं, खासकर उनके लिए ये सेशन होने वाला है। तो जो भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड दी जाएगा जैसा रजत ने कहा ही है। तो सेशन को शुरू करते हैं। ओके, इस सेशन में मैं जो सबसे पहले बताऊंगा वो है 6 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। हम इसमें 6 स्टेप्स देखेंगे, मतलब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय किन किन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या किन किन 6 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए, उसी से ही रिलेटेड हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार होगी। तो ये हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जा रहे हैं। जितना आपने अब तक फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ा है
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक्स को समझ लेंगे तो आप भी अपने लिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेविंग। जो पहला स्टेप आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो है सेविंग। अगर हम सेविंग ही नहीं करेंगे तो हम कुछ भी एसेट्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए सेविंग करना। जैसा बोला जाता है कि इंडियंस पीपल जो होते हैं फ्रूगल नेचर के होते हैं। फ्रूगल नेचर का मतलब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसा खर्च करते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसा खर्च नहीं करते। इसको वैसे कंजूस से भी जोड़ दिया जाता है, पर इसका गलत मतलब है। फ्रूगल का मतलब है जो पैसे को सही जगह पर खर्च करता है जहाँ ज़रूरत है। ठीक, तो पहले तो हम सेविंग को समझते हैं अच्छे से। मान के चलिए आपकी इनकम 10,000 है, 20,000 या 1,00,000। तो आपने मैंने इससे पहले सेशन में एक प्रिंसिपल बताया था 50, 30 और 20 का, ठीक है, जिसमें 50 थी जो आपकी इनकम है उसका आप 50% क्या करेंगे, अपनी बेसिक नीड्स और नेसेसिटी पे खर्च कर देंगे। जो भी आपकी ज़रूरत है उस पर आपकी इनकम का क्या खर्च हो जाएगा, 50% खर्च हो जाएगा। फिर उसमें से बचा 50% उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 20 और 30 के नाम से। अब इसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं, 20 को सेविंग बना सकते हैं या 30 को सेविंग बना सकते हैं, एज अकॉर्डिंग योर चॉइस। तो आपने मान लेते हैं हम कि 20% को आपने सेविंग के रूप में देख लिया है। बाकी जो 30% है उसे और भी जगह यूज़ करना चाहते हैं आप, चाहें तो उसको अपनी एक्साइटमेंट्स के लिए, एंटरटेनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। पर आपको कुछ ना कुछ परसेंट सेव करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ 20% मान लिया है, ठीक है। पर एक दिक्कत सेविंग के साथ ये है कि अगर आप सेविंग करते हैं तो सेविंग आपको कैपिटल फॉर्मेशन करके नहीं देती। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेविंग आपको बड़े रिटर्न्स कमा के नहीं दे सकती। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% अराउंड चल रही है। करेंट जो भी इन्फ्लेशन रेट है हमारे देश की, महंगाई दर कहते हैं जिसको हम हिंदी में, वो कितना चल रहा है, 6 से 7% के आसपास चल रहा है। और अगर हम सेविंग्स पे ध्यान देते हैं तो अगर हम सेविंग अकाउंट भी खोल देते हैं, बैंक्स के साथ सेविंग करना शुरू करते हैं, जिसमें हमें कुछ मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कितना होता है 2.5% से 3.5% के बीच में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो डबल है, किसके अकॉर्डिंग, सेविंग के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन डबल है। तो सिर्फ सेविंग से हमारी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती, बट सेविंग बहुत फॉर्मोस्ट स्टेप है, सबसे इनिशियल स्टेप है जो हमें लेना पड़ेगा। इसके एक और कारण है, एक और कारण जो मैंने पहले भी सेशन में डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहा है, ट्रबल बहुत देखने को मिला है। इसमें बहुत लोगों की नौकरी गई है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत लोगों को हेल्थ केयर इश्यूज फील करने पड़े हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ता है। वही इमरजेंसी फंड हमारा एक तरह से सेविंग है। ओके, अब इसको समझते हैं इमरजेंसी फंड बनता कैसे और इमरजेंसी फंड एक्चुअल में है क्या चीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इमरजेंसी फंड को। जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आपकी इनकम का 3 मंथ्स हो सकता है या आपके एक्सपेंसेस का 6 मंथ्स का हो सकता है। मतलब अगर आपकी जो इनकम है 1,00,000 रुपए, तो आपकी इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 लाख। अगर आपकी एक्सपेंसेस जो आप खर्चे करते हैं पूरे महीने वो अराउंड 50,000 के आसपास है, तो आपका 6 मंथ्स का कितना बन जाता है, 3 लाख का बन जाता है। तो ये आपको जो इमीडिएट फंड है, जिसे इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, इसे आपको एज अ सेविंग ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती है, तो आप उसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट को ओवर डाउन करके उसमें से पैसा निकाल के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए क्या बनाना है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी आप लोगों ने सबसे सुना ही होगा, ये फलाना इंश्योरेंस ले ले, ये वाला इंश्योरेंस ले ले। सब अपने अपने हिसाब से इंश्योरेंस लेते हैं। कुछ ट्यूलिप्स प्लान लेते हैं, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स लेते हैं, कुछ मनी बैक प्लान्स लेते हैं, कुछ एंडाउमेंट प्लान लेते हैं, कुछ टर्म प्लान लेते हैं। बहुत सारे तरह के आपके इंश्योरेंस होंगे जो आपको इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर आपके सामने रखेंगे और आपको बोलेंगे
कई बार लोग गलती ये भी कर जाते हैं कि वो एक साथ कई सारे इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसका कोई खास मतलब बनता नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इससे। मैं आपको एक इजी स्टेप समझाता हूँ इंश्योरेंस से रिलेटेड। आपको सिर्फ दो ही तरह के इंश्योरेंस लेने हैं। एक इंश्योरेंस लेना है आपको लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा आपको इंश्योरेंस लेना होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस। पहले देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो लोग क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग कुछ कमाते हैं, जिन पे उनकी फैमिली डिपेंड है, सिर्फ उन लोगों को क्या लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, जिससे हम आगे की लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किस किस को लेना चाहिए? परिवार के हर एक मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है तो सबको तबीयत खराब होने के कारण क्या होगा, जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी सारी अर्निंग्स किस में खर्च हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज पे खर्च हो जाएगी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली मेंबर का होना चाहिए, जबकि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ किनका होना चाहिए, जो अर्निंग मेंबर्स है फैमिली के। पर इंडिया में बिल्कुल उल्टा होता है। इंडिया में होता ये है, हम लाइफ इंश्योरेंस छोटे बच्चे से लेके बूढ़े हर किसी का ले लेते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है लाइफ इंश्योरेंस से। तो हमें ये लगता है कि जिसमें प्रीमियम कम है, जिसमें हम प्रीमियम कम दे रहे हैं और जिसमें हमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर ये भी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बता दी थी कि आप कभी भी ये मान के ना चलें कि आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने इंश्योरेंस अपनी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिया है, ना कि इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिया है। तो पहली ये चीज़ क्लियर हो जाती है। सेकेंड स्टेप आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। बेसिक्स पे अगर जाएं, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है एफडी और आरडी खोलना, रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये सबसे इजीएस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का, बट रिटर्न इसमें बहुत कम होता है। रिटर्न प्रोफाइल इसकी क्या है, बहुत लो है। कारण क्योंकि बैंक्स एफडी और आरडी पे आपको 5 से 6% का सिर्फ रिटर्न दे सकते हैं, जबकि मैं बता चुका हूं कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 6 to 7% है। तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट तो कर ही नहीं रहे, इसका मतलब आपका पैसा तो बन ही नहीं रहा। इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट हम उस चीज को कहते हैं जहां पर इन्फ्लेशन रेट को क्या किया जा सकता है, बीट किया जा सकता है। ओके, तो अब समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास रियल एस्टेट, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, चौथा है स्टॉक्स, और इसके अलावा भी होते हैं जैसे कॉमोडिटी हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, जो आजकल आप देख रहे हैं बिटकॉइन हो गया, डॉजी कॉइन हो गया, ये सब क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, डिजिटल करेंसीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए काबिल हैं। समझ लेते हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा सा। कभी इनके ऊपर एक डिटेल क्लास ले लेंगे, एक डिटेल सेशन हो जाएगा, पूरा इन्वेस्टमेंट को लेकर ही होगा वो डिटेल सेशन। अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ रहे हैं, इसलिए बेसिक्स को समझेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स को। अब लोग यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उसका मेन कारण है उनके पास नॉलेज की कमी है, जिसके कारण वो ये नहीं समझ पाते म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में अंतर क्या है। उनके हिसाब से लगभग एक जैसे होते हैं, या उनको ऐसा भी फील होता है कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डील करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। एक हद तक सही भी है, पर एक हद तक गलत है। गलत कैसे, वो भी समझो। अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते तो रिस्क एपिटाइट आपका बढ़ जाता है। मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको खोने का डर भी बढ़ चुका होता है, और जिसके कारण आपका क्या होता है, रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो अगर आपकी रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा है
आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आपके पास बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उन स्टॉक्स पर ध्यान दे सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में डील कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी आपको क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बाया रिक्रूटेड एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स। ठीक है, इसके ऊपर किसी दिन एक बड़ा सेशन हो जाएगा इसका भी, क्योंकि काफी डिटेल टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ठीक, इसके बाद आता है गोल्ड। हम गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो जो भी इंडियन कम्युनिटी है जिनकी उम्र 40 से 70 के बीच में है, उनकी 2 फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है गोल्ड और दूसरा है उनका रियल एस्टेट। वो लोग गोल्ड में और रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट का मतलब है जमीनों में, जमीन में, मकानों में, इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स। उसके भी कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके दिमाग में चीज़ आती है कि गोल्ड को हम यूज़ भी कर सकते हैं और उससे रिटर्न भी कमाया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। ऐसा ही जमीन के साथ है, क्योंकि जमीन भी एप्रिशिएट होती है, क्योंकि जमीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा एप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता है कभी। तो इसलिए उनकी जो दिलचस्पी है इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज़्यादा है। पर अगर आप लास्ट के 20 ईयर्स का CAGR रिटर्न चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे उस 20 CAGR रिटर्न को स्टॉक से कंपेयर टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट, तो गोल्ड और रियल एस्टेट ने बहुत लो रिटर्न्स कमा कर दिए हैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में आज भी। अब हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, अभी तक मिला नहीं है, पर ज़्यादा कैसे मिलेगा, उसके लिए आप डायरेक्ट ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट ना करके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको जरा आप चेक करना, थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए, इससे आप सीखेंगे, नहीं तो मैं तो फिर बता ही दूंगा बाद में सारी चीज़ें ये क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो आप कमोडिटी मार्केट में जाकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इसका 2 फायदे हैं। पहला, आपको टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, और दूसरा आपको प्योर गोल्ड मिलता है, ना कि ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी जब भी आप खरीदते हैं उस पर मेकिंग चार्जेस लगता है, और जब आप उस ज्वेलरी से कुछ रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं तो उस ज्वेलरी में से जो अनप्योरिटीज हैं, जो उसमें मिलावट की गई थी, उनको हटाकर गोल्ड की वैल्यू निकाली जाती है, इसलिए आपका रिटर्न कम हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। कुछ लोगों के हिसाब से रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से नहीं है। उसके कुछ कारण बता देते हैं। जैसे अगर मैं 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न देखूं, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट देखूं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, तो वो निकल के आते 3.41%, जो तकरीबन सेविंग अकाउंट की ही इंटरेस्ट रेट के बराबर आ जाता है। ऐसा क्यों है, इसके भी कुछ कारण हैं। इसके कारण है कि जो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी आपको बहुत सारे पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इस सेक्टर में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। इस तरह के कई सारे इश्यूज को जब आप फेस करते हैं तो आपका जो रिटर्न निकल आता है रियल एस्टेट में वो बहुत लो हो जाता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट को थोड़ा सा साइड करके म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। दूसरा और एक कारण भी है, रियल एस्टेट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब आपके पास एक लंबा चौड़ा होगा, जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगा। कहने का मतलब है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आप चाहें तो 20,000 से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते, जबकि आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड, SIP वगैरह इन सब में कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बात करी यंगस्टर्स की जो 20 से अपनी 30 की उम्र में, उनके पास इतना पर्पस नहीं होता कि वो रियल एस्टेट की तरफ जा सकते। हाँ, अगर आपकी उम्र 50 से 55 है
और रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम है, आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना जिसकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट हो और आपके पास ठीक ठाक कॉर्पस भी है, तो आप बेशक रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं। अब आते हम स्टॉक्स के सामने। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे या जगह जहाँ भी आप देखते हैं, आप जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जगह जगह स्टॉक मार्केट की बात होती है, स्टॉक्स की बात होती है, आपसे बोला जाता है आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, पर साथ में ये भी बोल दिया जाता है स्टॉक्स आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द केयर इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने सब जगह पढ़ी होगी, ये लाइन सत्य है बिल्कुल 100%, क्योंकि स्टॉक्स इतना ईजी भी नहीं है। अगर स्टॉक्स इतने ईजी होते, उससे रिटर्न हर कोई कमा सकता था, तो आज के टाइम में दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी वही होता, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक्स टाइम लेते हैं। दूसरा, आप स्टॉक्स पे 100% श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा आपके खरीदे हुए स्टॉक्स में से नंबर 1 स्टॉक्स बनेगा आने वाले टाइम में और जो आपको मल्टीपैकर रिटर्न कमा के दे सकता है। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देनी है कि अगर आपकी स्टॉक्स की नॉलेज अच्छी है, आप स्टॉक पिक करने में माहिर है, आपको मार्केट समझ में आता है, बिजनेस मॉडल समझ में आता है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, आपको टाइम बहुत देना पड़ता है स्टॉक्स के अंदर। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना है, विजन क्या है, तब आप स्टॉक्स की तरफ जाएं, तभी आपका पैसा सिक्योर रहेगा। अगर आप किसी की बातों को सुनकर स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं तो आने वाले टाइम में आप अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। इसके भी कारण है। इसके कारण कुछ ऐसे हैं कि जिस इंसान ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया वो इंसान शांत नहीं बैठ सकता, उसे दर्द होता है पेट में कि मेरे को सबको बताना है कि मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, पर एक्चुअल में रीजन सिर्फ इतना है कि कमाने वालों की संख्या कम है, गंवाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो गंवा लेता है वो अपनी कहानी सबको नहीं बताता, पर जो थोड़े लोग हैं जो कमा लेते हैं उनकी कहानी दुनिया बताती है। एक और रीजन है, 2 मार्केट होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी, बुल रन और बियर रन। अभी हमने कोरोना के बाद से, जो 2020 का कोरोना था, उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने बम्पर रिटर्न कमा के दिए, मल्टीफोल्ड रिटर्न कर दिए हैं। अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आपको 200, 300, 500, 700 तक भी बना कर दिए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, हर नौसिखिए ने पैसा कमा लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिचुएशन इन द लॉन्ग रन चलने वाली है। लॉन्ग रन में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बियर रन भी आता है। अगर आप बियर रन को टैकल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, वो 20,000 या 30,000 रह गया, तो आप बेशक किसकी तरफ जा सकते हैं, स्टॉक्स की तरफ, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट प्लान की। हम सबको एक रिटायरमेंट प्लान बनाने की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों रिटायरमेंट प्लान बनाने चाहिए, उसके भी रीजन है। रिटायरमेंट प्लान बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारे बच्चों पर, वो कम हो जाती है। और आजकल के बच्चे इतने शरीफ भी नहीं है कि वो हमें अपने ऊपर भार को महसूस करें और हमारे लिए काम करें। तो हमें अपने लिए खुद सोचना होगा, जिसके लिए एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान हमें बनाना पड़ेगा। और ये रिटायरमेंट प्लान हम किसके जरिए बना सकते हैं, ये रिटायरमेंट प्लान हम किसके जरिए बना सकते हैं? इस रिटायरमेंट प्लान को हम एनपीएस के जरिए बना सकते हैं। एनपीएस का मतलब जो गवर्नमेंट ने एक अकाउंट दिया है जिसको बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, इवन 40 साल भी है, तो आप एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट को जमा करना शुरू कर सकते हैं। जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तो आपको क्या होगा, आपको उसका 60% रिटर्न दे दिया जाएगा, जो भी 60% अमाउंट इकट्ठा हुआ, और 40% आपको SWP के रूप में मिलेगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के रूप में, जो आपकी एक सैलरी बन जाती है। तो इसका मतलब जब आप रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60, तो आपके पास एक ठीक ठाक कॉर्पस होगा और मंथली इनकम लाने का भी एक जरिया होगा। ये एक अच्छी चीज़ है जो एनपीएस प्लान के अंदर है। दूसरी एनपीएस प्लान की एक अच्छी बात ये है कि आपको टैक्स एजम्पशंस देता है। तो अगर आपको टैक्स से भी बचना है तो भी आपके लिए क्या अच्छी बात है कि आप एनपीएस ले सकते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ और जो यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा है, जो आज के यंगस्टर्स हैं वो 60 साल की उम्र तक काम नहीं करना चाहते,
वो ये नहीं चाहते कि वो बेवकूफ़ों की तरह या गधा मजदूरी करें 60 साल की उम्र तक। वो ये चाहते हैं कि उनके पास 40 से 45 साल की उम्र में एक ठीक ठाक कॉर्पस आ जाए, जिससे वो आने वाली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए और जो उनकी वो है डिजायर्स है उनको फुलफिल कर पाए। जैसे किसी को घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है, तो वो नहीं चाहता कि उसे बार बार अपने बॉस से छुट्टियां मांगनी पड़े, बार बार एप्लीकेशन देनी पड़े, तो वो रिटायरमेंट जल्दी चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर। तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। कभी इस पर डिटेल पर चर्चा हो जाएगी, रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, जो है टैक्स प्लानिंग। जैसा मैंने बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कि पैसा कमाना बहुत आसान है और पैसे को मैनेज करना, उसे मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा सकते हैं, पर उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करना, कैसे वो पैसा आपको और पैसा बना के दे, इसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों को आता है, या कह लो इफिशिएंटली नहीं आता। आता भी है तो इफिशिएंटली नहीं आता है। उसमें एक स्टेप आता है टैक्स प्लानिंग। हम कभी भी अपने टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं करते। अगर वैसे तो हमको टैक्स प्लानिंग सिर्फ उन्हें करने की जरूरत महसूस होती है जिनकी जो ईएलडी इनकम है वो 6 लाख से ऊपर है। अगर ईएलडी इनकम 6 लाख से नीचे, कोई टैक्स प्लानिंग की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं वो लोग जिनकी जो एनुअल सैलरी है वो 6 लाख से कम है। अगर जिनकी 6 लाख से ज़्यादा, वो क्या कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सारे टैक्स सकते हैं। जैसे अगर उनको लगता है कि उन्हें घर की रिक्वायरमेंट है तो वो हाउस लोन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कार की रिक्वायरमेंट है तो वो एक कार लोन ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन्हें एग्जम्पशंस मिल जाता है 80C आर्टिकल के जरिए। किसके अंदर? टैक्स प्लानिंग में उनको टैक्स कम देना पड़ता है। इस तरीके से और भी कई सारी चीजें होती है टैक्स की। इन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो आपका टैक्स कम जाएगा। ठीक, तो ये हमारी टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है। तो ये बेसिक थे 6 जो मैंने स्टेप्स बताए फाइनेंशियल प्लान्स को बनाते समय। और ये हमें जितना जल्दी एज है, जितनी अर्ली एज पे हम समझ लेते हैं, उतना ज़्यादा हम बेनिफिट इससे ले सकते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया है रजत। ओके, थैंक्स सो मच आशीष। सेशन बहुत वैल्यूएबल था एंड आई वांट टू से कि थोड़ा बहुत मैंने जो आपने बताया उसके मैंने नोट्स बनाए अपने लिए, क्योंकि नोट्स बना दिए। हाँ, बिकॉज ज़रूरी है मेरे लिए तो खास करके। नहीं सब है ना? हेलो, के लिए जरूरी है, हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हम हाँ। यंग एज में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये सब करना चाहिए। मैं ये चीज़ें तो बिल्कुल बताई दी कि सबकी जरूरत कितनी है। हाँ 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 हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग तो ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए फिर आगे हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे चीज़ें आगे डिलीवर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हाँ, बाकी आज के लिए जो आपने बताया कि जो फंडामेंटल्स जो हैं हमारे मनी मैनेजमेंट को लेकर, जो अपने 6 टॉपिक्स बताए हैं, तो 6 टॉपिक एक बारी मैं चाहूँगा कि एक बारी आप शॉर्ट में आप रिकैप कर दो कि क्या क्या वो फंडामेंटल्स हैं, तो जिससे कि सबको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त हमें बेसिक्स की अगर हम बात करें तो 6 स्टेप। पहला स्टेप था हमारा सेविंग। सेविंग। सेकंड स्टेप था हमारा इन्वेस्टमेंट। थर्ड था इंश्योरेंस। फोर्थ था आपका टैक्स प्लानिंग और फिफ्थ था आपका रिटायरमेंट। और एक सिक्स था शायद मैंने गोल्ड वगैरह की बात की थी। हाँ, सोवरेन गोल्ड। हाँ, सोवरेन गोल्ड। सोवरेन गोल्ड हम अगर बात करें, सोवरेन गोल्ड, रिटायरमेंट प्लान। ओके, हम स्टार्ट से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग, पहला सेविंग हमारा हो गया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज इंश्योरेंस, फोर्थ वन इज हमारा सोवरेन गोल्ड, फिफ्थ वन इज रिटायरमेंट प्लान एंड व्हाट द सिक्स्थ वन इज इमरजेंसी फंड। ओके, टैक्स प्लानिंग भी था एंड एक इमरजेंसी फंड भी था एक हमारा। हाँ, इमरजेंसी फंड सेविंग के अंदर सेविंग के अंदर था। ओके, हाँ ठीक है। ओके, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो
आशीष, थैंक यू सो मच। एंड अब देखते हैं हम आगे कैसे हमें चीज़ें आगे और डिलीवर करनी है और इसको लेकर। एंड जो लेकिन आज का सेशन था काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और आई होप कि जो आगे ये लोग देखेंगे फैमिली मेम्बर्स या अदर फैमिली मेम्बर्स के अलावा अगर हम इसको पब्लिक करते हैं देखते हैं तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये सेशन जो आपने अराउंड 30 मिनट्स में कवर की हैं। तो थैंक यू सो मच आशीष फॉर कमिंग हियर एंड गिव योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू रजत। And now I want to talk with Sudhir. Sudhir, are you listening me? Yes, hello. Yes, hello Sudhir, कैसे हो? I'm good. Rajat, how are you? Actually, sorry for being late. I had some other commitments. Yeah, I know, no problem at all. Okay. By the way, what's happened with you today in this session? No, actually, there are lots of meetings on Sunday. No, that's okay. I'm talking about other thing. What? I'm talking that you didn't off your mic. Okay. I thought Actually, I suddenly think come at home. मैंने बोला यार I got late तो फटाफट ज्वाइन कर लो और I thought कि आप तो ऑटो म्यूट कर ही देते हो। But maybe. Okay. I understand. Actually, I'm not It very happens. familiar with the Google Meet because we mostly use the Zoom. Yes, तो correct. Google Meet का उतना ऑपरेट करने का थोड़ा सीख रहा हूँ। Okay. Actually, it's totally simple. मतलब मैं कहूँगा कि Zoom से भी ज़्यादा सिंपल है ये। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे गूगल मीट में ये लगती है कि गूगल मीट के लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके गूगल अकाउंट से ही एक्टिव रहता है। Yes. हाँ, और तो इसीलिए क्योंकि अगर मैं किसी को एक कन्वर्ट नहीं कर सकता कि आप जाओ और ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो या इस पर हम आएंगे ये करेंगे, तो ठीक है चलो आगे हो सकता है इट में भी क्योंकि प्लान हम कर रहे हैं तो आगे इट में भी चीज़ें और अगर हमें लगेगा कि एडवांस करनी है और चीज़ें हमारी और अच्छी करनी इम्प्रूव करनी है तो हो सकता है हम कुछ और प्लेटफॉर्म भी यूज़ करें। लेकिन अभी तक हमारा ये गूगल मीट ठीक चल रहा है। Yeah, it's good actually. मेरे बच्चे लोग भी क्लास वगैरह उनके स्कूल में इस पर ही होता है। तो उन लोगों को पता है एक्चुअली मैं नहीं यूज करता था so I'm not family. But the session was nice. आशीष जी को नॉलेज बहुत अच्छा है। He has deep knowledge. और बहुत अच्छा लगता है इनसे सुन के। बिकॉज ये सारी चीजें हमको थोड़ी पता होती है पर किसी स्पेशलिस्ट से सुनते तो सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। करेक्ट। मतलब हमें समझ आता है कि ओके हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है तो क्यों है, ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स, हम करते हैं इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो जो एग्जीक्यूटिव होता है हमें बता देता है कि अच्छा ये करना है। हम ठीक है मान लेते हैं, उससे हम कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जो डीपली चीज़ें वो अभी जैसे आशीष ने हमें बताई तो तब जाके हमें क्लियर हुई अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे वर्क करती है। Yes, definitely. तो ठीक है। एंड फिर हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और देखेंगे कि क्या हम और अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। एंड बाकी मुझे लगता है कि सेशन को क्लोज करना चाहिए बिकॉज इट्स नाउ टू ऑलरेडी 5:53। Definitely. ओके। एंड सो अगर आप कुछ कहना चाहते हो सुधीर या तो आप कह सकते हो। नहीं रजत एक्चुअली मुझे जो बोलना था बोल दिया, बाकी लोग से भी सुन लो, बाकी लोग जरूर मैं एक करके सबके पास आता हूँ। एंड ओके तो साहिल, हेलो। ओके तो मैम आप कुछ कहेंगे क्योंकि जो हमने लास्ट वीक हमने सेशन मिड में हमने ड्रॉप किया था, आज हमने सेशन को कंप्लीट किया है। एक हमने पार्ट कंप्लीट नहीं कहेंगे इसको, हमने इस टॉपिक का एक पार्ट कंप्लीट किया है। एंड आई थिंक कि इससे जो मोटी चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी, क्लियर मेरी तो हो गई हैं। एंड आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल रजत, मैं भी तुम्हारे साथ नोट डाउन करती जा रही थी पॉइंट्स और बहुत ही वैल्यूएबल सेशन है रियली।
and I liked the most retirement plan. करेक्ट। I think मुझे जरूरत है इसकी। एब्सोल्युटली। मैंने भी नोट किया, जैसे मैं बात करूं, सेविंग मैं करता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ जैसे लोगों का खर्चीला होता है, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा सेव करने वाला है, तो मैं सेव करता हूं। लेकिन है ना, जैसे आशीष ने बताया कि आप जो सेव कर रहे हो पैसा, कि बस पैसा आपने अर्न किया, आपकी सैलरी आई या आपने बिजनेस में अर्न किया और आपने वो उठाकर रख दिया, अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया या अपने लॉकर में रख दिया, तो आप सोच रहे हो कि बढ़िया है वो नहीं, बढ़िया नहीं है वो। आपको उसके डिवाइडेशन करना है कि आपको इतना पार्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको उसका रिटायरमेंट प्लान बनाना है, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, आपको इंश्योरेंस करना है। तो ये सब चीज़ें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके इन फ्यूचर वो चीज़ें जो सेविंग है, आपका जो पैसा है, आप खुद यूज़ कर पाओगे। वरना अदर देन क्या होगा कि वो जो नोटों के बंडल हैं या जो भी है वो अमाउंट 10 रुपये 5 रुपये में, एक छोटा अमाउंट ले रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो उतना ही रहेगा, क्योंकि आज की डेट में 5 रुपये की वैल्यू 5 रुपये, लेकिन आगे चलकर वो शायद 3 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये 1 रुपये भी रह सकती है। तो अगर हम ये चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे कि बताया इमरजेंसी फंड बताया, इंश्योरेंस बताया या इन्वेस्टमेंट बताया और रिटायरमेंट प्लान बताया, तो अगर इन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे तो आगे हमारे फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें थी, तो मैं भी वर्क करूँगा इनके ऊपर, लेकिन पहले थोड़ी इसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये है, तो हम आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा, अभी हमने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अर्निंग से पहले मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पैसा तो आ गया, फिर आपने खर्च कर दिया, पहले मैनेजमेंट समझ लो कि मैनेजमेंट क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ आपको कमाना कैसे है। तो उसके लिए भी कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कि, और मैं अकेला तो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे साथ में फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं और शायद हमें कुछ बहुत अच्छा बता सकते हैं, जिनमें से कि मैं बताऊंगा कि सुधीर जो अभी हमारे साथ में सेशन में है, तो बहुत कुछ उनके पास भी है, तो हम डिस्कस करके कुछ चीज़ें प्लान करके हम एक सेशन लेंगे, जिसमें हम कुछ बताएंगे कि हम अभी करंट सिचुएशन में कैसे हम पैसा थोड़ा सा और अर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आई थिंक कि अब ये सेशन क्लोज करना चाहिए मुझे, और आप कुछ कहना चाहते हैं मैम तो बता सकते हैं। नहीं बस। ओके, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। साहिल, ओके साहिल, आप कुछ कहेंगे? हेलो, ओके, तो आई थिंक इट्स नाउ द टाइम कि हमें सेशन क्लोज करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सुधीर, थैंक यू साहिल, थैंक यू शिवम, एंड थैंक यू ऑल। Thanks all of you.